आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ़ा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मुझे तकरीबन इस फील्ड में 18 to 19 ईयर्स हो गए हैं और मैंने जो स्टार्ट लिया था वो सुल्ताना फाउंडेशन से एज ए वॉल्टियर लिया और इसके अलावा बेशुमार हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट जो है मैं काम करती रही हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी, जो कि आजकल आई थिंक अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड हो गई हैं और वो दो जो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। एक है वर्चुअल ऑटिज़म और सेकंड वन इज़ स्टैमरिंग। अभी जो वर्चुअल, अगर हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो वर्चुअल ऑटिज़म क्या है? ये वो चीज़ है जिसने माँ बाप की रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं। अभी इसमें होता ये है कि बच्चे का बहुत अर्ली ईयर्स में या बहुत जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको हम लोग राइम्स लगा के या इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो कार्टूनिक जो उनके जो ग्राफिक्स हैं उसके साथ हम बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं और पेरेंट्स का या हमारा ये मानना होता है कि शायद बच्चा इससे लर्निंग करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है एक चीज़ कि जिसमें जो बच्चा है वो उसी दुनिया के अंदर चला जाता है और उससे होता ये है कि वही वाले साइन और सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे में, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अगर हम साइन और सिम्टम को हम देखें तो उसमें बेसिकली तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं जिनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्या बच्चा टू वे कम्युनिकेशन में है, क्या वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है, या क्या ऐसा होता है कि जब उसका दिल चाहता है और वो रिस्पॉन्ड करता है या फोकस करता है, अगर उसका मूड नहीं होता तो वो आपको रिप्लाई नहीं करता। सेकेंडली जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उसकी सोशलाइजेशन है। अब यहाँ पर भी जो है पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसमें हो जाते हैं कि बच्चा हमारे साथ तो सोशल है, हमें आई कॉन्टैक्ट भी दे रहा है, हमारे साथ बात भी करता है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश करता है, इनिशिएट करने की कोशिश करता है कि उनके साथ वो इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन जब बात आती है एक अलग लोगों की, ऐसे लोगों की जिसको वो पहले से नहीं जानता, तो वहाँ पर उनके साथ घुलना मिलना या उनके करीब जाना या उनके साथ अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना उसके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो उसके बिहेवियर्स होते हैं। वो ऐसे ऑड बिहेवियर्स हैं जो कि उस एज के बच्चे नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे उसका सिटिंग का डेवलप ना होना, बग़ैर किसी वजह के घर में उसका घूमते रहना, या उसके अलावा जो है उसका कमांड का ना फॉलो करना। अगर उसका मूड है वो कमांड फॉलो करेगा और अगर उसका मूड है तो वो आपकी कमांड को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि कमांड को फॉलो करना या रिसेप्टिव लैंग्वेज का होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, या उसकी रिसेप्शन का इंटैक्ट होना ये डिफरेंट चीज़ है। रिसेप्शन या रिसेप्टिव लैंग्वेज से मुराद है कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या जब आप उसको बुलाते हैं तो उसको समझ आ जाती है कि उसको बुलाया जा रहा है? क्या आप उसको उसकी पसंद की कोई चीज़ देना चाहते हैं तो वहाँ वो आता है या नहीं आता? तो ये चीज़ें जो हैं उसकी रिसेप्शन है, उसकी रिसेप्टिव है। या आप उसको एक स्पेसिफिक एक से दो चीज़ें देते हैं और उसमें से आप उसे कहते हैं कि एक वो आपको दे दे, तो क्या वो दे देता है या नहीं देता, या उसको वो एटलीस्ट पॉइंट करता है या अपने आई के साथ ही एटलीस्ट उसको फोकस करता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की रिसेप्शन अच्छी है या उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। सेकंड स्टेप जो जैसे उसमें आता है वो है कमांड का फॉलो करना। तो क्या वो जिस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया है वो क्या वो उसको आपकी बात को मानते हुए वो चीज़ आपको दे रहा है? बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं, जैसे वन स्टेप कमांड में हम उसे कोई भी टास्क कह सकते हैं, उसको बैठने का हम कह सकते हैं, उसको उठने का कह सकते हैं, उसको कोई भी उसकी चीज़ को देने का कह सकते हैं या उसको एटलीस्ट लेने का आप कह सकते हैं। तो ये सारी वन स्टेप कमांड्स में उसकी आ जाएंगी। तो आपने ये देखना है क्या वो वन स्टेप कमांड पर है। इसी तरह से जो है उसका इमिटेशन करना, इमिटेशन में जैसे वर्बल इमिटेशन कर रहा है या वो वोकलाइज कर रहा है, वोकल जो है उसकी इमिटेशन प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें भी हमें ये चीज़ समझनी होगी कि पहले नॉन वर्बल इमिटेशन पे बच्चे का आना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसमें ये है कि अगर आप क्लैप करते हैं तो क्या वो आपके रिस्पॉन्ड में वो भी क्लैप करता है? क्या आप जो है कोई भी इस तरह का एक्ट करते हैं, कोई फेस बनाते हैं या कुछ भी आप इस किस्म की कोई हैप्पी फेस बना लेते हैं या कोई भी एक्ट करते हैं, तो क्या वो बच्चा आपको कॉपी करता है या नहीं करता?
जब वो एक नॉन वर्बल इमिटेशन का गोल अचीव कर लेता है तो देन फिर हम उसको वोकलाइजेशन के गोल की तरफ लेकर जाते हैं कि जो आप साउंड निकालें वो आपके पीछे उसको कॉपी करते हुए तो वो करें। जॉइंट प्ले में और जॉइंट अटेंशन में ये हमने मेनली चीज़ जो देखनी होती है वो ये होती है कि क्या एक ही वक्त में थेरेपिस्ट या जो उसकी मदर या फादर जो भी पेरेंट्स हैं, जब वो उस चीज़ के साथ, उस एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या बच्चा भी उसी चीज़ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है। फिर साथ ही साथ जो इंतहाई अहम चीज़ है वो बच्चे का आई कांटेक्ट का देना, नेम रिस्पॉन्डिंग करना। अभी अनफॉर्चुनेटली जैसे हम बात कर रहे थे वर्चुअल ऑटिज़म की, तो उसमें होता ये है कि स्क्रीन टाइम जब बच्चे का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो वही साइन और सिम्टम जो है वो शो करने लगता है जो कि एक्चुअल में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर हम मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो हमने ये करना है कि बच्चे का जो प्ले टाइम है वो आपने इंक्रीज़ करना है रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे बच्चे क्लाइंबिंग करते हैं, बच्चे पार्क में जाते हैं, बच्चे अपने कज़न्स फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हैं, उसका होना, घर में छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है हम यही कर सकते हैं कि उसकी जो एडिक्शन है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं, उनमें ऐसे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो कि बच्चे को बिल्कुल कैच कर लेते हैं और वो उसको अपनी ही किसी दुनिया में ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना, और प्लस जो एक टाइम पीरियड है, कोशिश करें कि आपका बच्चा अगर 1 साल का हो गया है, 1 साल से लेके तकरीबन 2.5 साल तक कोशिश करें कि बच्चे के पास स्क्रीन ना हो। 3 to 4 ईयर्स का जो टाइम होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम होता है। अगर आप यहाँ तक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करवा लेते हैं और आप बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज़ करवा लेते हैं तो उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए स्क्रीन दी जा सकती है। लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए या आप उसको एक्सपोजर नहीं दे सकते या टाइम नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल में ये बच्चे के साथ ज़्यादती होगी और फिर उसके वही साइन सिम्टम आने लगेंगे जो कि ऑटिज़म के हैं। तो हमने उसको इस चीज़ से रेस्क्यू करना है और उसको बचाना है। दूसरा जो अहम टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये इशू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मोस्टली टीन एजर्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं इस इशू के साथ, जिसमें स्टैमरिंग या स्टटरिंग का इशू है। ये क्या है स्टैमरिंग और स्टटरिंग? ये बेसिकली डिसफ्लुएंसी डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो क्लाइंट या जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पाता और उसमें या उसके ब्रेक्स आ रहे होते हैं या ब्लॉकिंग हो रही होती है या रिपीटिशन हो रही होती है। और कुछ इसके ऐसे स्पेसिफिक साउंड्स हैं, कुछ बाइलेबियल साउंड्स हैं या एफर्ट्स वाले जो साउंड्स हैं जिसको प्रोनाउंस करते हुए या वोकलाइज करते हुए एक किसी भी फ़र्द को ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ उस जगह पर आकर जो है वो क्लाइंट जो है प्रॉपर तरीके से उसको बोल नहीं पाता और उसको जो है वो क्या होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इससे आइसोलेशन में चला जाता है वो, और उसको मुख्तलिफ एंजाइटीज़ और डिप्रेशन वाली सूरत हाल उसके साथ होनी शुरू हो जाती हैं और वो अवॉइड करता है पब्लिक प्लेसेस को, पब्लिक इवेंट्स को, सोशल होने से वो डरता है। तो मेरा ये मैसेज है उन सब टीन एजर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो स्टैमर या स्टटर करते हैं कि आप लोग जैसा भी बोल रहे हैं आप उसको एटलीस्ट बोलिए, ठीक है। और इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। ये सब साइकोलॉजिकल जो है आपके साथ इश्यूज़ होते हैं, दैट्स वाई जो है आपकी स्पीच में ब्रेक्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको फ्लुएंट कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करते हैं और आई होप 70 to 80% जो है इसमें रिकवरी होती है। और उसमें हम कोशिश मेरी ये होती है कि मैं क्लाइंट को जो है मैनेजमेंट खुद से सिखा दूं ताकि जब भी वो किसी भी सिचुएशन में हो, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही होता है कि जब आप एक अच्छे मूड में होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आपको किसी अननोन पर्सन के साथ बात करनी पड़ती है या थोड़ा प्रेशर वाला होता है या एग्ज़ाम की अगर सिचुएशन होती है तो वहाँ पर जो स्पीच है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप को रिलैक्स रखना, अपनी स्पीच को फ्लुएंट रखना बहुत जो है वो इजी हो सकता है अगर आप उसकी टेक्निक सीख लेते हैं तो। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं और ये आपकी स्पीच को भी बेहतर करेंगी, इसके अलावा आपको रिलैक्स भी करेंगी। स्पीच, एक अच्छा स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको इन सब मसाइल से बाहर निकाल सकता है और आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दे सकता है।
और जहाँ पर इंटरव्यूज़ के मौके आए, जहाँ पर कंपटीशन आए, वहाँ पर आप अपने आप को जो है एक अच्छी पोजीशन में रखिए, अपने आप को कंट्रोल रखिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।